दोस्तों, सोचिए अगर भविष्य का सबसे शक्तिशाली इंसान दोबारा अपने बचपन में लौट आए अपने सबसे बड़े पछतावे को बदलने के लिए। यही है आज की कहानी। नॉटिंग जूनियर अकादमी के दक्षिणी हिस्से में बने एक छोटे से बंगले के अंदर सफेद बालों वाला मध्यम आयु का मास्टर यू शियाओगांग खिड़की के पास खड़ा बाहर हवा में झूमती शाखाओं को देख रहा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। तभी उसके शिष्य ने मासूमियत से पूछा, गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं? यू शियाओगांग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि समथिंग बिग इज कमिंग। फिर उसने पूछा, शियाओ सान, तुम्हारी पहली सोल स्किल अब पूरी तरह मास्टर हो गई? लड़के ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। यह लड़का था तांग सान। साधारण स्कूल यूनिफॉर्म, गेहुआ रंग, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता और रहस्यमय चमक थी। यू शियाओगांग उसे देखकर मन ही मन हैरान था। जन्म से फुल सोल पावर, ट्विन मार्शियल सोल्स, और सबसे बड़ी बात, उसका पहला सोल रिंग 800 साल से भी ज्यादा पुराना था, जो अब तक की सारी थ्योरी को तोड़ चुका था। ऐसा टैलेंट सिर्फ जीनियस नहीं बल्कि मिरेकल कहलाता है। लेकिन तांग सान के चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था, क्योंकि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह 40,000 साल भविष्य से पुनर्जन्म लेकर आया हुआ पूर्व गॉड किंग था। पिछले जीवन में उसने अपनी प्रिय शियाओ वू को खो दिया था। उसी दर्द ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसने गॉड किंग का पद, अपनी अनगिनत शक्ति और सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि इस बार वह अपनी सबसे प्रिय इंसान की रक्षा कर सके। उसने मन ही मन कसम खाई, दिस टाइम आई विल प्रोटेक्ट XIAOWU एट एनी कॉस्ट। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शिक्षक ने आकर कहा, मास्टर, प्रिंसिपल ने आपको ऑफिस में बुलाया है। कोई पुराना परिचित आपसे मिलने आया है। यू शियाओगांग चौंक गया। उसका कोई खास परिचित तो था ही नहीं। क्या वह फ्लैंडर होगा? दूसरी तरफ तांग सान भी सोच में पड़ गया, क्योंकि पिछले जीवन में उसने कभी किसी को गुरुजी से मिलने आते नहीं देखा था। यू शियाओगांग और तांग सान दोनों साथ में प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे बिल्डिंग के सामने पहुंचे, नीचे खड़ी स्पिरिट हॉल की शानदार घोड़ा गाड़ी देखकर यू शियाओगांग का चेहरा एकदम बदल गया। उसके कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और पुरानी यादें साफ दिखाई देने लगीं। उसने धीरे से कहा, क्या वो हो सकती है? तांग सान समझ गया कि आने वाला इंसान कोई बहुत खास है। कुछ पल चुप रहने के बाद यू शियाओगांग ने गहरी सांस ली और बोला, चलो, अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं। यू शियाओगांग ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक शांत लेकिन रौबदार महिला की आवाज आई, कम इन। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने बैठी महिला को देखकर यू शियाओगांग कुछ पल के लिए बिल्कुल जम गया। वह थी स्पिरिट हॉल की पोप, बीबी डोंग। कई सालों बाद अपने पुराने प्रेम को सामने देखकर दोनों की सांसें जैसे थम गईं। बीबी डोंग सोफे से तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खुशी, यादें और अधूरा प्यार सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लॉन्ग टाइम नो सी। दूसरी तरफ यू शियाओगांग भी उसे देखता रह गया। समय ने दोनों को बदल दिया था, लेकिन उनके दिलों में दबी भावनाएं आज भी वैसी ही थीं। तभी तांग सान ने बीबी डोंग को गौर से देखा और तुरंत पहचान लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में इतनी जल्दी स्पिरिट हॉल की पोप से सामना हो जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, द बटरफ्लाई इफेक्ट। इस बार इतिहास पूरी तरह बदल चुका है। बीबी डोंग की नज़र जब तांग सान पर पड़ी तो उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। यू शियाओगांग ने हल्की झिझक के साथ कहा, शियाओ सान, ये स्पिरिट हॉल की वर्तमान पोप हैं। और ये वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनके रिश्ते को क्या नाम दे। तभी अचानक तांग सान ने मुस्कुराकर ऐसा शब्द कहा जिसे सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम शिफू की पत्नी, यानी मेरी शिग्नियांग। एक पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। यू शियाओगांग की आंखें फैल गईं। बीबी डोंग भी अवाक रह गई। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक छोटा बच्चा उन्हें इस नाम से पुकारेगा। तांग सान मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में सब कुछ पहले से तय था। आखिर वह भविष्य का गॉड किंग था, और उसे अच्छी तरह पता था कि एक छोटी सी बात भी आने वाले इतिहास को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि तांग सान ने सबके सामने बीबी डोंग को शिग्नियांग कहकर पूरे कमरे का माहौल ही बदल दिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक छोटा बच्चा ऐसा संबोधन करेगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। मेंग दे की नीली आंखों में ठंडी चमक लहराने लगी। उसने तांग सान की तरफ घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, ओए छोटे काले लड़के, अपनी जुबान संभाल कर बात करो।
यह सुनकर तांग सान एक पल के लिए चौंका। उसने सहज ही अपनी बाहों की तरफ देखा। वर्षों तक धूप में ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी त्वचा हल्की गेहुआ हो गई थी। असल में वह काला नहीं था, लेकिन मेंगदे की बेहद गोरी त्वचा के मुकाबले उसका रंग थोड़ा सांवला जरूर दिख रहा था। तांग सान बस हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। तभी बीबी डोंग ने तुरंत सख्त आवाज में टोका, मेंगदे, अपने शब्दों का ध्यान रखो। पहले तांग सान से माफी मांगो, उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। इसके बाद वह तांग सान की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी और अपनापन दोनों दिखाई दे रहे थे। उसने नरम स्वर में कहा, उसकी बात का बुरा मत मानना, लेकिन उसके चेहरे पर आई वह मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। तांग सान का शिग्न्यांग कहना सीधे उसके दिल तक पहुंच गया था। इतने वर्षों बाद किसी ने उसे इस रिश्ते से पुकारा था। तांग सान ने मन ही मन सोचा, परफेक्ट। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। उसे अपने पिछले जीवन की हर बात याद थी। वह जानता था कि इस जन्म में भी बीबी डोंग के दिल में यू शियाओगांग के लिए पुरानी भावनाएं अब भी कहीं न कहीं जिंदा हैं। अगर पिछली जिंदगी में बीबी डोंग ने अपनी बेटी और परिवार को थोड़ा समय दिया होता, अगर उसने अपने दिल की बात दबाने की बजाय सही फैसला लिया होता, तो शायद स्पिरिट हॉल कभी उनका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बनता। शायद इतिहास ही बदल जाता। यही बटरफ्लाई इफेक्ट था जिसे तांग सान इस जन्म में बदलना चाहता था। तभी मेंगदे ने गुस्से से कहा, मैंने कोई गलती नहीं की। माफी क्यों मांगू? गलती तो इसी की है जिसने बिना वजह तुम्हें शिग्न्यांग कह दिया। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो इसे मांगनी चाहिए, मुझे नहीं। उसने बिना झिझक बीबी डोंग की बात मानने से इनकार कर दिया। बीबी डोंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसने गंभीर आवाज में कहा, मेंगदे, मैंने कहा है माफी मांगो, लेकिन इस बार भी मेंगदे ने जिद में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, इम्पॉसिबल। वह किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं था। कमरे का माहौल फिर से भारी हो गया। यू शियाओगांग ने देखा कि बात बेवजह बढ़ती जा रही है। वह तुरंत बीच में आए और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। फिर उनकी नजर पहली बार ध्यान से मेंगदे पर गई। वह कुछ पल उसे देखते रहे और फिर बीबी डोंग से बोले, वैसे यह बच्चा कौन है? बीबी डोंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, इसका नाम मेंगदे है। यह स्पिरिट हॉल का होली सन है और मैं आज खास इसी के कारण तुमसे मिलने आई हूं। यह सुनते ही यू शियाओगांग की आंखें फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा यह बच्चा स्पिरिट हॉल का उत्तराधिकारी होगा। हाल के दिनों में उसका पूरा ध्यान तांग सान की ट्रेनिंग और रिसर्च में लगा था, इसलिए उसे स्पिरिट हॉल की नई घटनाओं की ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन आज सामने खड़ी सच्चाई ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। दूसरी तरफ तांग सान भी चुपचाप मेंगदे को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इतिहास सचमुच बदल चुका है। पिछले जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति कभी सामने नहीं आया था। अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक छोटी सी गलती भी भविष्य की पूरी कहानी बदल सकती है। इंटरेस्टिंग। यह सफर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला है। यू शियाओगांग अभी भी मेंगदे की पहचान के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी बीबी डोंग ने बिना किसी भूमिका के सीधे अपनी बात कह दी। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं आज यहाँ एक विशेष कारण से आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेंगदे को अपना शिष्य बना लो और आगे से इसकी शिक्षा दीक्षा तुम संभालो। यह सुनते ही कमरे का माहौल एक बार फिर पूरी तरह बदल गया। यू शियाओगांग कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। वहीं तांग सान की आंखों में भी हल्की सी चमक आ गई, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि इस जन्म की कहानी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। लेकिन सबसे बड़ा झटका मेंगदे को लगा। उसने तुरंत बीबी डोंग की तरफ देखा, फिर यू शियाओगांग की तरफ, और अगले ही पल जोर से बोला, इम्पॉसिबल। मैं इन्हें अपना गुरु कभी नहीं मानूंगा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि मैं इनसे सीखूं? स्पिरिट हॉल में मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। यहाँ तक कि महान कियान दाओलियू ने भी मुझे 2 बार अपना शिष्य बनाना चाहा था, लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया। और अब आप चाहती हैं कि मैं सिर्फ थ्योरी जानने वाले इंसान को अपना गुरु मान लूं? यह बिल्कुल बेतुकी बात है। नेवर। यू शियाओगांग कुछ देर तक चुप रहे। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इतने बड़े संगठन का उत्तराधिकारी, और बीबी डोंग उसे मेरे पास क्यों लाई है? लाख सोचने के बाद भी उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला। तभी बीबी डोंग ने मेंगदे की तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक सख्त थी। मेंगदे, यह कोई सलाह नहीं, मेरा आदेश है।
मास्टर की थ्योरी पूरे सोल वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। उनके पास ऐसी समझ है जो बहुत कम लोगों के पास है। अगर तुम उनके शिष्य बनोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मेंगदे बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं था। उसने बिना डरे जवाब दिया, थ्योरी। स्पिरिट हॉल के पास हजारों वर्षों का ज्ञान मौजूद है। वहां इतने महान गुरु हैं, फिर मैं एक ऐसे इंसान से क्यों सीखूं जिसने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। अगर दादा कियान दाओलियो को यह बात पता चली तो वह क्या सोचेंगे। उसके मन में सिस्टम द्वारा दिया गया मास्टर मिशन भी बार बार सामने आ रहा था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भी ठुकरा दिया। उसके लिए अपनी इच्छा सबसे ऊपर थी। बीबी डोंग का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेंगदे, क्या तुम मेरी बात टालोगे। लेकिन मेंगदे ने फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। तभी अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहे तांग सान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिग्नियांग, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही बीबी डोंग ने फिर से शिग्नियांग शब्द सुना, उसके चेहरे की नाराजगी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, बोलो शियाओ सान। लेकिन दूसरी तरफ मेंगदे का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तांग सान को घूरकर देखा। उसके दाहिने हाथ पर बने सुनहरे निशान हल्के हल्के चमकने लगे, मानो वह किसी भी क्षण अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देगा। अगर बीबी डोंग वहां मौजूद न होती तो शायद वह उसी समय हमला कर देता। लेकिन तांग सान बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास एक आसान तरीका है। क्यों न हम दोनों एक मुकाबला करें। अगर मैं जीत गया तो यह साबित हो जाएगा कि मेरे गुरु वास्तव में तुम्हें सिखाने के योग्य हैं। लेकिन अगर मैं हार गया तो गुरु शिष्य बनने की बात हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाएगी। फेयर डील। आपको क्या लगता है शिग्नियांग। बीबी डोंग ने कुछ पल सोचा। उसे यह प्रस्ताव बुरा नहीं लगा, लेकिन वह जानती थी कि तांग सान का पहला सोल रिंग ही 1000 साल पुराना था और उसकी ताकत साधारण नहीं थी। तभी मेंगदे ने तुरंत बीच में बात काटते हुए कहा, वाह, क्या शानदार योजना बनाई है। अगर मैं हार गया तो मुझे गुरु मानना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं होगा। एम्प्टी हैंड्स बिग रिवॉर्ड। इतनी आसान चाल मुझ पर नहीं चलेगी। उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी, लेकिन आंखों में चुनौती साफ दिखाई दे रही थी। बीबी डोंग ने दोनों लड़कों को बारी बारी से देखा। उसे समझ आ गया था कि अब इस बहस का फैसला शब्दों से नहीं होगा। अब फैसला होगा ताकत, बुद्धि और प्रतिभा की असली परीक्षा से। यही मुकाबला आने वाले भविष्य की दिशा तय करने वाला था। और शायद इसी पल से इतिहास फिर एक बार बदलने वाला था। दोस्तों, आखिर वह पल आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। एक तरफ था भविष्य से पुनर्जन्म लेकर आया गॉड किंग तांग सान और दूसरी तरफ स्पिरिट हॉल का रहस्यमयी होली सन मेंगदे। दोनों की यह पहली भिड़ंत सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि भविष्य का इतिहास तय करने वाली लड़ाई बनने वाली थी। मुकाबला शुरू होने से पहले बीबी डोंग ने गंभीर स्वर में कहा, मेंगदे, याद रखना, यह सिर्फ एक स्पारिंग मैच है। हाथ जरूर चलाना, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। दूसरी तरफ यू शियाओगांग भी तांग सान के पास आए और बोले, शियाओ सान, जीत हार से ज्यादा जरूरी है संयम। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लड़ना, किसी को गंभीर चोट मत पहुंचाना। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने गुरु की बात सच में नहीं सुनी। तांग सान पूरी तरह सतर्क था, जबकि मेंगदे के मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, अगर मौका मिला तो मैं तांग सान को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में छिपी हत्या की इच्छा किसी से छिपी नहीं थी, बस वह उसे बाहर नहीं आने दे रहा था। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल भवन के सामने बने खुले मैदान में दोनों आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बीबी डोंग और यू शियाओगांग दोनों एक एक पल ध्यान से देख रहे थे। तांग सान ने हल्की मुस्कान के साथ सामने देखा। बाहर से वह बिल्कुल शांत और मासूम दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर उसका दिमाग तेजी से हर संभावना का हिसाब लगा रहा था। उसने विनम्रता से कहा, मेरा नाम तांग सान है, कृपया सलाह दीजिए। इतना कहते ही उसने अपना मार्शल सोल सक्रिय कर दिया। अगले ही पल उसकी हथेली से हल्के नीले रंग की ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर निकली। लेकिन यह साधारण घास नहीं थी। उसकी पत्तियों पर काले और लाल रंग की नसें साफ दिखाई दे रही थीं और उससे एक अजीब सी डिवावरिंग ऑरा फैल रही थी। जैसे ही उसने अपनी सोल पावर छोड़ी, पूरे मैदान का माहौल बदल गया। बीबी डोंग की आंखों में हल्की हैरानी चमक उठी। उसने महसूस किया कि तांग सान की उम्र बहुत कम है, लेकिन उसकी सोल पावर पहले ही लेवल 15 तक पहुंच चुकी थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी मार्शियल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी दुनिया की सबसे बेकार मानी जाने वाली स्पिरिट थी।
फिर भी उसकी शक्ति किसी भी साधारण प्रतिभाशाली बच्चे से कहीं अधिक थी। बीबी डोंग ने आश्चर्य से यू शियाओगांग की ओर देखा और पूछा, शियाओगांग, तुम्हारे इस शिष्य की इन्नेट सोल पावर बहुत ऊंची रही होगी, है ना? यू शियाओगांग मुस्कुराए। उन्होंने ट्विन मार्शियल सोल की बात छिपा ली, लेकिन गर्व से बोले, हाँ, शियाओ सान जन्म से फुल इन्नेट सोल पावर लेकर पैदा हुआ है और उसका पहला सोल रिंग मेरी सारी थ्योरी को तोड़ चुका है। उसने 800 साल पुराने सोल बीस्ट का सोल रिंग सफलतापूर्वक अवशोषित किया है। यह कहते समय उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। आखिर ऐसा शिष्य हर किसी को नहीं मिलता। बीबी डोम ने फिर तांग सान की ओर देखा। उसके मन में तुरंत एक नया विचार आया। अगर ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा भविष्य में स्पिरिट हॉल का हिस्सा बन जाए तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उसी क्षण उसके मन में दूसरा विचार भी आया। और अगर यह बच्चा भविष्य में स्पिरिट हॉल के खिलाफ खड़ा हुआ तो उसे जिंदा छोड़ना भी खतरनाक होगा। वहीं यू शियाओगांग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि इस दुनिया में तांग सान की असली क्षमता को उसके पिता के अलावा कोई नहीं समझ सकता। तभी सभी की नजर मेंगदे पर गई। वह अब तक बिना कुछ बोले तांग सान को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसने अपना नाम तक बताना जरूरी नहीं समझा। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे अचानक बैंगनी रंग का एक सोल रिंग चमक उठा। जैसे ही वह सोल रिंग दिखाई दिया, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। पर्पल लाइट लगातार उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके पीछे उसकी मार्शियल सोल प्रकट हुई। उसकी दोनों आंखों में रहस्यमयी हरी चमक फैल गई। माथे पर गहरे हरे रंग का एक अनोखा निशान उभर आया और उसके पूरे शरीर पर हल्की हरी आभा फैलने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी पीठ से एक के बाद एक 3 जोड़ी तेज धार वाले ब्लेड जैसे पैर निकल आए। उनका आकार किसी विशाल कीड़े जैसा था, लेकिन उनमें ऐसी खतरनाक धार थी कि एक ही बार में लोहे को भी चीर सकते थे। उसकी पूरी मौजूदगी अचानक बेहद डरावनी हो गई। यह देखकर यू शियाओगांग की सांसें थम गईं। उन्होंने सोचा था कि तांग सान का 800 साल पुराना पहला सोल रिंग ही पूरे महाद्वीप का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी का पहला सोल रिंग सीधे 1000 साल पुराना भी हो सकता है। उनके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। उन्होंने अनायास ही बीबी डोंग की ओर देखा। पूरे महाद्वीप में अब तक केवल बीबी डोंग के पास ही ऐसा असाधारण रिकॉर्ड था, और अब ठीक वैसा ही एक और प्रतिभाशाली बच्चा उनके सामने खड़ा था। दूसरी तरफ तांग सान भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। अपने पिछले जीवन में उसने लाखों साल पुराने सोल रिंग्स तक देखे थे, लेकिन वह सब भविष्य की बात थी। इस युग में तो 800 साल का सोल रिंग ही चमत्कार माना जाता था। उसने अपना पहला सोल रिंग इसलिए प्राप्त किया था क्योंकि उसे भविष्य की बॉडी टेम्परिंग टेक्निक्स और सोल रिंग एब्जॉर्प्शन मेथड्स की जानकारी थी। लेकिन सामने खड़ा मेंगदे बिना भविष्य के ज्ञान के ही 1000 साल का पहला सोल रिंग लेकर खड़ा था। यह बात सचमुच उसकी उम्मीदों से बाहर थी। तांग सान के मन में तुरंत एक नया विचार आया। इंटरेस्टिंग, यह लड़का साधारण नहीं है। अगर इसे अपने पक्ष में कर लिया जाए तो भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। तभी यू शियाओगांग ने हाथ उठाकर शांत स्वर में घोषणा की, मुकाबला शुरू होता है। याद रहे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आदेश मिलते ही तांग सान ने बिना समय गवाए पहला हमला कर दिया। उसकी आंखों में पर्पल डीमन आइज सक्रिय हो गईं। अगले ही पल उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास बिजली की गति से फैलने लगी। दर्जनों बेले सांपों की तरह जमीन पर रेंगती हुई मेंगदे की ओर बढ़ी। उनकी काली लाल नसें डरावनी चमक रही थीं। जो भी उन बेलों में फंसता, उसके लिए निकलना लगभग असंभव था। लेकिन मेंगदे बिल्कुल नहीं डरा। उसने न पीछे कदम हटाया और न ही बचने की कोशिश की। वह सीधे तांग सान की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह किसी छोड़े गए तीर जैसा दिखाई दे रहा था। तांग सान तुरंत समझ गया कि सामने वाला उसकी तरह कंट्रोल टाइप सोल मास्टर से दूरी बनाकर नहीं, बल्कि क्लोज कॉम्बैट करना चाहता है। उसने तुरंत अपनी बेलों का रास्ता बदल दिया। इस बार सारी बेलें हवा में उठीं और चारों दिशाओं से मेंगदे को घेरने लगीं। लेकिन तभी मेंगदे ने अपनी दोनों भुजाएं झटका दीं। अगले ही पल उसके हाथों से अर्धचंद्राकार हरे ब्लेड बिजली की गति से बाहर निकले। वे घूमते हुए सीधे ब्लू सिल्वर ग्रास पर गिरे। एक के बाद एक बेलें कटती चली गईं। मजबूत की जा चुकी ब्लू सिल्वर ग्रास भी उन धारदार ब्लेडों के सामने टिक नहीं पाई। हर कटे हुए हिस्से के साथ बेलें रोशनी के कण बनकर हवा में बिखरने लगीं। उसी समय मेंगदे की हरी आंखें लगातार तांग सान की हर हरकत को पढ़ रही थीं। उसकी असाधारण दृष्टि और पीठ के 6 तेज पैरों की मदद से वह बेलों के बीच ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसे पहले से हर रास्ते का पता हो।
तांग सान पहली बार किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिला था जो उसकी कंट्रोल टेक्निक को इतनी आसानी से निष्प्रभावी कर रहा था। उसने तुरंत और ज्यादा बेलें फैलाकर पूरे मैदान में एक विशाल जाल बिछा दिया। कुछ ही सेकंड में मैदान का बड़ा हिस्सा नीली बेलों से ढक गया और मेंगदे का रास्ता लगभग बंद हो गया। दोनों कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। देखने वालों को लगा कि मुकाबला बराबरी पर आ गया है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। तांग सान जानता था कि अगर लड़ाई ज्यादा देर चली तो उसकी सोल पावर तेजी से खत्म होने लगेगी। वहीं मेंगदे भी समझ रहा था कि स्पिरिट हॉल के होली सन के रूप में वह किसी भी हालत में यह मुकाबला हार नहीं सकता। अब दोनों अपने अपने सबसे बड़े दाव की तैयारी कर रहे थे और असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मेंगदे अपने मन की असली ताकत और छिपे हुए ट्रम्प कार्ड को अभी उजागर नहीं करना चाहता था। वह किसी भी कीमत पर अपनी सबसे बड़ी शक्ति सबके सामने नहीं दिखाना चाहता था। तभी अचानक उसके कानों में एक बेहद शांत और ठंडी आवाज गूंजी, 3 कदम आगे बढ़ो, फिर बाईं तरफ छलांग लगाओ। मेंगदे एक पल के लिए चौंक गया। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी न जाने क्यों उसे उस आवाज पर पूरा भरोसा हो गया। उसने बिना देर किए ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वह अपनी जगह से हटा, अगले ही पल जमीन फट गई और ब्लू सिल्वर ग्रास की एक विशाल बेल उसी स्थान से बाहर निकल आई। अगर वह एक पल भी देर करता तो निश्चित रूप से उसी में फंस जाता। यह देखकर तांग सान की आंखें सिकुड़ गईं। कोई है जो इसे बाहर से निर्देश दे रहा है, उसके मन में तुरंत यह विचार आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह रहस्यमयी आवाज कौन थी। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, 7 कदम पीछे। अभी मेंगदे ने फिर बिना सोचे आदेश का पालन किया। अगले ही पल कई बेलें सांपों की तरह उसकी ओर लपकीं, लेकिन वह बाल बाल बच निकला। तांग सान ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे हैरानी हुई, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। उसने अपनी रणनीति नहीं बदली। उसके अनुसार सामने वाला केवल एक रिंग सोल मास्टर था। अगर वह लगातार ब्लू सिल्वर ग्रास से उसे उलझा रखे तो बिना सोल स्किल इस्तेमाल किए भी उसकी सोल पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी रहस्यमय आवाज तीसरी बार गूंजी, 8 कदम आगे, फिर दाईं तरफ छलांग लगाकर सीधा हमला करो। इस बार मेंगदे बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसी क्षण उसके पहले सोल रिंग की बैंगनी चमक तेज हो गई। उसने पहली सोल स्किल सक्रिय कर दी, गोस्ट स्लैश। अगले ही पल उसकी गति कई गुना बढ़ गई। सामने आने वाली सारी ब्लू सिल्वर ग्रास पलक झपकते ही टुकड़ों में कट गई। लगभग 20 मीटर की दूरी उसने कुछ ही सेकंड में पार कर ली। यह स्पीड इतनी अचानक थी कि तांग सान भी एक पल के लिए चौंक गया। भले ही उसके पास 40,000 वर्षों का अनुभव था, लेकिन वह भविष्यवक्ता नहीं था। सामने वाले की सोल स्किल क्या करेगी, इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगले ही क्षण उसके पूरे शरीर में खतरे की घंटी बज उठी। उसने तुरंत गोस्ट शैडो मेस स्टेप्स का इस्तेमाल किया और भूत की तरह अपना शरीर मोड़कर वार से बचने की कोशिश की। फिर भी मेंगदे के तेज ब्लेड उसकी छाती को हल्का सा चीर गए। 2 पतली रक्त रेखाएं तुरंत दिखाई देने लगीं। अगर वह आधा सेकंड भी देर कर देता तो शायद यह वार उसकी जान ले लेता। यह दृश्य देखकर बीबी डोंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि मेंगदे अब सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा था, बल्कि सचमुच तांग सान को खत्म करने की नीयत से हमला कर रहा था। अगर तांग सान समय रहते नहीं बचता तो परिणाम बहुत भयानक हो सकता था। यू शियाओगान का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही क्षण पहले तक दोनों बराबरी पर थे, लेकिन अब पूरा मुकाबला अचानक बदल चुका था। तांग सान समझ गया कि सामने वाला केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय व्यक्ति के निर्देश भी प्राप्त कर रहा है। उसकी पर्पल डीमन आइज भी अब उसके हर कदम का अनुमान नहीं लगा पा रही थीं। लगातार आते तेज वारों से वह केवल बचाव करने पर मजबूर हो गया। एक और हरे रंग का धारदार वार उसकी ओर आया। तांग सान किसी तरह पीछे हट गया, लेकिन उसके कुछ बाल हवा में कटकर नीचे गिर पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि सामने वाला उसे हराने नहीं बल्कि मारने आया है। उसके मन में एक विचार कौन था, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बीबी डोंग को शिग्नियान कहा? अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने मन ही मन कहा, इतनी कम उम्र में इतना क्रूर। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में यह और भी खतरनाक बन जाएगा। अब तांग सान ने भी फैसला कर लिया कि वह और पीछे नहीं हटेगा। उसके पैरों के नीचे पहला सोल रिंग चमक उठा। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास अचानक पहले से कई गुना मोटी और मजबूत हो गई। काली लाल नसें पूरी तरह चमकने लगीं। बेलों पर असंख्य कांटे उग आए और वे पागल अजगरों की तरह मेंगदे पर टूट पड़े। यह था उसका पहला सोल स्किल एंटैंगल। लेकिन यह साधारण एंटैंगल नहीं था।
सोल डीमन वाइन से प्राप्त इस स्केल में डिवार इफेक्ट भी था। अगर बेल का एक भी कांटा शरीर को छू जाता तो सामने वाले की सोल पावर खींचकर सीधे तांग सान के शरीर में पहुंचने लगती। स्केल सक्रिय होते ही बेलों की गति, ताकत और कठोरता कई गुना बढ़ गई। चारों ओर कांटों का ऐसा जाल फैल गया कि बचना लगभग असंभव लग रहा था। तभी तांग सान ने मौका देखकर चुपके से अपनी कलाई हल्की सी घुमाई। पर्पल डीमन आइस की मदद से उसने बेलों की ओट में छिपाकर एक स्लीव एरो छोड़ दिया। यह उसका छिपा हुआ हिडन वेपन था। लेकिन उसी क्षण मेंग दे की तीखी नजर उस चमकती हुई सुई पर पड़ गई। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने मन ही मन कहा, सोल बैटल के बीच हिडन वेपन, यह तो नियमों के खिलाफ है। कितना घटिया तरीका। उसे लगा कि किसी रहस्यमयी व्यक्ति से सलाह लेना गलत नहीं था, क्योंकि तांग सान के पास पिछले जीवन का अनुभव था। लेकिन छिपकर हथियार इस्तेमाल करना साफ धोखा था। बेलों की वजह से बीबी डोंग और यूशियाओ गांग किसी को भी वह हिडन वेपन दिखाई नहीं दिया। मेंग दे तुरंत पीछे हट गया और सुरक्षित दूरी बनाकर तांग सान को घूरने लगा। उसने साफ देख लिया था कि तांग सान अपनी कलाई पर लगे स्लीव एरो को वापस छिपाने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल मेंग दे ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी पहली मार्शियल सोल वापस ले ली। अचानक उसके माथे से सुनहरी रोशनी फूट निकली। उसके काले बाल पल भर में चमकदार सुनहरे हो गए। उसकी पीठ पर सफेद पंख फैल गए और पूरे मैदान में पवित्र प्रकाश फैलने लगा। उसके पीछे एक विशाल सुनहरे एंजल की धुंधली आकृति प्रकट हुई, जिसके हाथ में दिव्य तलवार थी और उसके चारों ओर पवित्र अग्नि लहरा रही थी। उसी समय उसके चारों ओर सुनहरे भंवर खुलने लगे। उन भंवरों में से एक चमचमाता हुआ गोल्डन स्पीयर धीरे धीरे बाहर निकला और सीधे उसके हाथ में आ गया। फिर 1, 2, 10 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा गोल्डन पोर्टल्स उसके पीछे प्रकट हो गए। हर पोर्टल के अंदर अलग अलग दिव्य हथियार चमक रहे थे। पूरा मैदान उस सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। तांग सान पहली बार सचमुच स्तब्ध रह गया, क्योंकि अब असली शक्ति उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। सुनहरी रोशनी पूरे मैदान में फैल चुकी थी। मेंग दे के पीछे एक विशाल 6 पंखों वाला दिव्य एंजल आकाश और धरती के बीच खड़ा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में पवित्र एंजल स्वॉर्ड थी, जिससे निकलती दिव्य आभा चारों ओर का अंधकार मिटा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं न्याय का देवता धरती पर उतर आया है। उसके सफेद पंख धीरे धीरे फड़फड़ाए और सुनहरी रोशनी की अनगिनत धाराएं चारों दिशाओं में फैल गईं। उसके पूरे शरीर पर पवित्र प्रकाश की परत चढ़ गई थी। छोटे से बालक का शरीर अब किसी डिवाइन एंजल जैसा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर चमक रही थी, जबकि आसमान में एक के बाद 100 से भी अधिक गोल्डन पोर्टल्स खुल चुके थे। हर पोर्टल के अंदर अलग अलग दिव्य हथियार चमक रहे थे। तलवारें, भाले, बर्छे, तीर और अनगिनत दुर्लभ अस्त्र अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भले ही वे नोबल फैंटाजम जैसी दिव्य वस्तुएं नहीं थे, लेकिन पूरे महाद्वीप में ऐसे हथियार मिलना लगभग असंभव था। उनकी धार इतनी भयानक थी कि पहाड़ तक चीर सकती थी। नीचे खड़ा तांग सान यह सब देखकर पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गया। उसने मन ही मन कहा, तो यह भी ट्विन मार्शियल सोल का मालिक है। लेकिन इसकी दूसरी मार्शियल सोल, 6 विंग्ड एंजल, उसी क्षण उसे सब समझ आ गया। अब उसे मेंग दे की असली पहचान का अंदाजा हो चुका था। दूसरी तरफ बीबी डोंग के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखाई दी। मेंग दे ने बिना उसकी अनुमति दूसरी मार्शियल सोल इस्तेमाल कर ली थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि मुकाबला खत्म होते ही वह उसे अच्छी तरह समझाएगी। लेकिन तभी उसकी नजर आसमान में तैरते उन गोल्डन पोर्टल्स पर गई। उसके मन में भी सवाल उठा, एंजल मार्शियल सोल पर अभी एक भी सोल रिंग नहीं है। फिर यह सारी शक्तियां कहां से आ रही हैं? उसे उन हथियारों में से कई पहचान में भी आ रहे थे। वे ठीक वैसे ही लग रहे थे जैसे कुछ समय पहले मेंग दे ने स्पिरिट हॉल के ट्रेजर वॉल्ट से चुने थे। दूसरी तरफ यू शियाओ गांग भी पूरी तरह स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि सामने वाला लड़का भी ट्विन मार्शियल सोल का स्वामी निकलेगा। लेकिन उन्होंने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया। इसने पहले ही अपनी पहली मार्शियल सोल इस्तेमाल कर ली है। अब दूसरी मार्शियल सोल भी सक्रिय है। एक रिंग सोल मास्टर इतनी सोल पावर ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता, जबकि तांग सान ने अभी तक केवल एक सोल स्किल इस्तेमाल की है। अगर लड़ाई लंबी चली तो जीत आखिरकार तांग सान की ही होगी। उसी समय मेंग दे ने अपने शरीर के भीतर बची हुई सोल पावर महसूस की। मुश्किल से 10% शक्ति बाकी थी। वह जानता था कि यह रूप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक ही टिक सकता है। लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, जिसने पहले नियम तोड़े।
उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगले ही पल मेंगदे ने अपनी गोल्डन ड्रैगन स्पीयर आसमान की ओर उठा दी। उसकी आवाज छोटी थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था जैसे कोई देवदूत अपराधियों का फैसला सुना रहा हो। ईविल मस्ट बी जज्ड। उसके शब्द समाप्त होते ही आसमान में मौजूद सभी गोल्डन पोर्टल्स एक साथ चमक उठे। अगले ही क्षण उनमें छिपे सैकड़ों दिव्य हथियार बिजली की रफ्तार से नीचे टूट पड़े। पूरा आकाश सुनहरी उल्काओं से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही धरती पर गिर रहा हो। हर हथियार सीधे तांग सान की ओर बढ़ रहा था। तांग सान के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक रिंग सोल मास्टर ऐसी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। एक पल के लिए उसके मन में हार मानने का विचार आया। उसने तो यहां तक सोच लिया कि क्या उसे अपनी छिपी हुई गॉड किंग मार्शियल सोल का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, रुको। अभी उसी समय बीबी डोंग का चेहरा बदल गया। उसने एक नज़र में पहचान लिया कि वे सभी हथियार स्पिरिट हॉल के ट्रेजर वॉल्ट के दुर्लभ अस्त्र थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि उन हथियारों की ताकत कितनी भयानक थी। अगर वे सचमुच तांग सान पर गिर गए तो उसका बचना लगभग असंभव था। रुको, बीबी डोंग जोर से चिल्लाई। दूसरी तरफ यू शियाओ गांग घबराकर चीखे, शियाओ सान, जल्दी हट जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी बारिश की तरह हथियार नीचे आ चुके थे। उसी क्षण बीबी डोंग ने बिना एक पल गवाए अपना पांचवा सोल रिंग सक्रिय कर दिया। उसके पैरों के नीचे पांचवा सोल रिंग चमक उठा और जमीन से काले लाल रंग के विशाल कांटे फूट निकले। अगले ही पल वे कांटे एक विशाल बैंगनी सुरक्षा कवच में बदल गए, जिसने बीबी डोंग और तांग सान दोनों को पूरी तरह ढक लिया। अगले ही क्षण धड़ाम धड़ाम धड़ाम, सैकड़ों सुनहरे हथियार उस शील्ड से टकराने लगे। लगातार हो रहे धमाकों से पूरा नॉटिंग अकादमी कांप उठा। धूल और धुएं का विशाल बादल आसमान में उठ गया। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देने लगी। लगभग 10 सेकंड तक पूरा मैदान सिर्फ विस्फोटों की आवाज से गूंजता रहा। मेंगदे भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बीबी डोंग खुद तांग सान के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। उसके मन में गुस्सा और भी बढ़ गया। लेकिन उसकी सोल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मजबूर होकर उसने एंजल मार्शियल सोल वापस ले ली। गोल्डन पोर्टल्स एक एक करके गायब हो गए और वह धीरे से जमीन पर उतर आया। धूल छंटने के बाद पूरा मैदान गड्ढों से भर चुका था। हर तरफ तबाही के निशान थे। सौभाग्य से बीबी डोंग की रक्षा के कारण तांग सान पूरी तरह सुरक्षित था। यू शियाओगांग ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उनकी नजर मेंगदे पर पड़ी तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। सिर्फ एक मुकाबले के लिए इतना निर्दयी हमला, इतनी कम उम्र में इतना क्रूर स्वभाव। दूसरी तरफ मेंगदे का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने मन ही मन कहा, तो तुम उसे बचाने के लिए खुद सामने आ गईं। यू शियाओगांग तुरंत तांग सान के पास पहुंचे और उसकी चोटें देखने लगे। उनके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी बीबी डोंग मुड़ी और मेंगदे की ओर सख्त नजरों से देखते हुए बोली, इधर आओ। मेंगदे चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। बीबी डोंग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मेरी हर बात तुम्हारे लिए बेकार हो गई है? तुम सचमुच तांग सान को मार डालना चाहते थे? तुरंत माफी मांगो। मेंगदे ने बिना झिझक उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, माफी? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। फिर मैं माफी क्यों मांगू? यह सुनते ही बीबी डोंग का चेहरा और सख्त हो गया। उसी समय तांग सान को सुरक्षित देखकर यू शियाओगांग भी उनकी ओर मुड़े और गहरी आवाज में बोले, महारानी, इस बच्चे को मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता। कृपया इसके लिए कोई और गुरु ढूंढ लीजिए। बीबी डोंग का चेहरा पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया। उसने एक बार फिर सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा था माफी मांगो। लेकिन इस बार भी मेंगदे की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने सीधे बीबी डोंग की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती मेरी नहीं, तांग सान की है। उसने पहले ड्यूअल के नियम तोड़े। उसने हिडन वेपन का इस्तेमाल किया। फिर मुझसे माफी क्यों मंगवाई जा रही है? उसके शब्द पूरे मैदान में गूंज उठे। अगले ही पल चटाक एक तेज थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। मेंगदे का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके गाल पर उंगलियों का लाल निशान साफ उभर आया। होंठ के कोने से खून की पतली धारा बह निकली। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा अविश्वास था। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर बीबी डोंग की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह पाला, वही आज तांग सान और यू शियाओगांग के लिए उस पर हाथ उठा देगी।
उसी क्षण उसके दिल के अंदर कुछ टूट गया। ऐसा लगा जैसे वर्षों से बना विश्वास एक ही पल में बिखर गया हो। बीबी डोंग ने दांत भींचते हुए फिर कहा, माफी मांगो। अभी कुछ पल तक मिंगदे चुप खड़ा रहा। उसके भीतर अपमान, गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ रहे थे। आखिरकार उसने अपने होंठ भींचे, तांगसान और यू शियाओगांग की तरफ देखा और बेहद भारी आवाज में अनमने ढंग से कहा, सॉरी, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था कि यह माफी दिल से नहीं थी। दूसरी ओर यू शियाओगांग लंबे समय तक स्पिरिट हॉल की गाड़ी को दूर जाते हुए देखते रहे। उनके मन में अजीब सी उलझन थी। उन्होंने तांगसान की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, शियाओसांग, अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। वह लड़का भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। तांगसान चुप रहा, लेकिन उसके मन में अलग ही विचार चल रहे थे। हिडन वेपन, यह तो तांग वंश की तकनीक थी। इस युग में इसके बारे में कोई नहीं जान सकता था। फिर मेंगदे ने उसे पहचान कैसे लिया? अचानक उसके मन में एक चौंकाने वाला विचार आया। क्या वह भी मेरी तरह रीइंकारनेटेड है? उसने अपने पिछले जीवन में कई पुनर्जन्म लेने वालों को देखा था, इसलिए यह असंभव नहीं था। बल्कि शायद उसके अपने पुनर्जन्म की वजह से ही बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा हुआ था और मेंगदे जैसा व्यक्ति इस दुनिया में आ गया था। उसी क्षण तांगसान ने मन ही मन फैसला कर लिया, ऐसा अनजान रीइंकारनेटर भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसे हर हाल में खत्म करना होगा। उधर स्पिरिट हॉल की घोड़ागाड़ी के अंदर बीबी डोंग चुपचाप मेंगदे को देख रही थी। मुकाबले के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला था। उसका सिर झुका हुआ था और गाल पर थप्पड़ का लाल निशान अब भी साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद बीबी डोंग ने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाया, मानो उसके घाव को सहलाना चाहती हो। तभी मेंगदे की धीमी लेकिन भर्राई हुई आवाज सुनाई दी, मत छूइए। बीबी डोंग का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने धीरे से पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? मेंगदे ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, दर्द नहीं, बस अब हिम्मत नहीं रही। यह सुनते ही बीबी डोंग का दिल जैसे बैठ गया। उसने महसूस किया कि मेंगदे उससे पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच एक अनजानी दूरी पैदा हो चुकी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने नरम आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। उस समय मैं बहुत गुस्से में थी। अगर मैं तांगसान को नहीं रोकती तो वह सचमुच मर जाता। वह बहुत प्रतिभाशाली है। अगर वह भविष्य में स्पिरिट हॉल का हिस्सा बन जाए तो तुम्हारी बड़ी मदद करेगा। मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। लेकिन मेंगदे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले की तरह सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर थी। बीबी डोंग के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगा। इतने वर्षों में उसने पहली बार इस बच्चे पर हाथ उठाया था और अब उसे महसूस हो रहा था कि उस एक थप्पड़ ने दोनों के रिश्ते में गहरी दरार डाल दी है। कुछ देर बाद वे विशाल बादलों पर उड़ने वाले क्लाउड बीस्ट पर सवार होकर स्पिरिट हॉल लौटने लगे। हमेशा की तरह बीबी डोंग ने कहा, उड़ान के दौरान मुझे पकड़ लो वरना गिर जाओगे। लेकिन इस बार मेंगदे ने उसकी कमर पकड़ने के बजाय केवल उस विशाल जीव के बालों को कसकर पकड़ लिया। यह छोटा सा बदलाव भी बीबी डोंग के दिल में चुभ गया। रात गहराने लगी। आसमान में केवल आधा चांद चमक रहा था। उसी समय स्पिरिट हॉल के एंजल हॉल में कियान दाओलियू विशाल एंजल स्टैचू के सामने खड़े थे। उनके सामने किंग ल्यूअन डुलियो नॉटिंग सिटी में हुई पूरी घटना की रिपोर्ट दे रहे थे। यहां तक कि उन्होंने यह भी बता दिया कि मुकाबले के दौरान मेंगदे को गुप्त रूप से निर्देश देने वाला व्यक्ति कौन था। सब सुनने के बाद कियान दाओलियू की सुनहरी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। उन्होंने मन ही मन बीबी डोंग के फैसले को मूर्खता बताया। वह अच्छी तरह जानते थे कि यू शियाओगांग मेंगदे को शिष्य क्यों बनाना चाहता था। रिपोर्ट समाप्त होने पर उन्होंने किंग ल्यूअन डुलियो को आराम करने भेज दिया। फिर धीरे धीरे पोप पैलेस की ओर बढ़ते हुए उनके मन में एक योजना बन चुकी थी। अब सही समय आ गया है। मेंगदे पहले ही यू शियाओगांग को गुरु मानने से इनकार कर चुका है। ऊपर से बीबी डोंग ने उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर उसे मजबूर किया और आखिर में थप्पड़ भी मार दिया। इस समय उसके दिल में जरूर शिकायत होगी। अगर मैं अभी उसे अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव दूं, तो शायद वह पहली बार इनकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ कई घंटों की यात्रा के बाद बीबी डोंग मेंगदे को लेकर पोप पैलेस पहुंची। उसने पहले से कहीं ज्यादा नरम आवाज में कहा, जाओ, हाथ मुंह धो लो। आज रात मेरे कमरे में ही सो जाना। अगर यह बात पहले हुई होती तो मेंगदे खुशी से मान जाता, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिल में उठ चुका दर्द अब किसी शब्द से नहीं भर सकता था। बीबी डोंग ने उसकी आंखों में झांका।
वह रोचा गॉड की उत्तराधिकारी थी और भावनाओं को महसूस करने की उसकी क्षमता असाधारण थी। उसे साफ महसूस हो गया कि मेंगदे के दिल में अब केवल गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी निराशा और उससे दूर होने की भावना भी जन्म ले चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड। बीबी डोम ने जैसे ही तुम्हारी आंखों में दूरी देखी, उसका दिल और भी भारी हो गया। तभी महल के बाहर से एक शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, पोप महोदया। बीबी डोम ने मुड़कर देखा। महल के मुख्य द्वार से कियान दाओलियू धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। उनकी सुनहरी आंखें सीधे तुम्हारे चेहरे पर जा टिकीं। गाल पर उभरा लाल थप्पड़ का निशान देखते ही उनकी आंखों में गुस्से की चमक दौड़ गई। उनके लिए 6 पंखों वाले सेराफ मार्शियल सोल का धारक कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी था। वह कैसे सहन कर सकते थे कि कोई उस पर हाथ उठाए? बीबी डोम ने ठंडे स्वर में कहा, इतनी रात गए यहाँ आने का क्या कारण है? मैं विश्राम करने जा रही हूँ। जो भी बात है सुबह कहिए। लेकिन कियान दाओलियू के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि आज का समय बिल्कुल सही है। उन्होंने तुम्हारी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं केवल एक बात पूछने आया हूं। क्या तुमने मेरे प्रस्ताव पर विचार कर लिया? क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? सिर्फ मैं ही नहीं, ऑफरिंग हॉल के बाकी 6 महान टाइटल्ड डुलियो भी तुम्हारे गुरु होंगे। हम सब मिलकर तुम्हें इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर बनाएंगे। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। यह सुनते ही बीबी डोम ने बिना देर किए बीच में कहा, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यह पहले भी 2 बार मना कर चुका है और तीसरी बार भी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुम्हारी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। मैं तैयार हूं। 3 साधारण शब्दों ने पूरे कमरे की हवा बदल दी। बीबी डोम की आंखें फैल गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत तुम्हारी ओर देखा। वर्षों तक अपने हाथों से पाला हुआ बच्चा आज उसके सामने किसी और को अपना गुरु स्वीकार कर रहा था। तुमने बिना उसकी तरफ देखे सीधे कियान दाओलियू की आंखों में देखा और पहले से भी अधिक दृढ़ स्वर में दोहराया, मैं आपको अपना गुरु मानने के लिए तैयार हूं। कियान दाओलियू के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने आगे बढ़कर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बहुत अच्छा। आज से तुम मेरे शिष्य हो। भविष्य में ऑफरिंग हॉल की विरासत भी तुम ही संभालोगे। अगर बीबी डोम वहां मौजूद न होती तो शायद वह उसी समय तुम्हें अपने साथ ले जाते। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह इसे ऑफरिंग हॉल भेज दीजिए। अब मैं चलता हूं। उनकी आवाज में छिपी जीत की खुशी बीबी डोम से छिप नहीं सकी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, एक पल की गलती ने सब कुछ बदल दिया। कियान दाओलियू के जाने के बाद कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ क्षण तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर बीबी डोम ने तुम्हारी ओर देखा और दबे हुए गुस्से में पूछा, आखिर क्यों? तुमने अचानक उनका शिष्य बनने का फैसला क्यों किया? तुमने तो उन्हें 2 बार मना किया था। तुमने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। तुम्हारी आंखों में अब पहले जैसी श्रद्धा नहीं थी, केवल ठंडापन था। शांत आवाज में तुमने कहा, तीसरी बार मना करना उचित नहीं था। बस इतना कहकर तुम चुप हो गए। लेकिन तुम्हारी निगाहें किसी अजनबी की तरह थीं। वही नजर बीबी डोम के दिल में तीर की तरह चुभ गई। अब उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उस एक थप्पड़ ने तुम्हारे और उसके बीच की दूरी हमेशा के लिए बढ़ा दी है। उसके मन में पछतावा उमड़ पड़ा। अगर उस समय उसने गुस्से पर काबू रखा होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोल सकी। आखिर तुमने हल्का सा झुककर कहा, अगर कोई और आदेश नहीं है तो मैं चलता हूं। आप आराम कीजिए। इस बार तुमने उन्हें पोप महोदया भी नहीं कहा, सिर्फ आप कहकर मुड़ गए। यह छोटी सी बात भी बीबी डोम के दिल को गहरी चोट दे गई। वह वहीं खड़ी रह गई और तुम्हें जाते हुए देखती रही। अपने कक्ष में पहुंचकर तुम बिस्तर पर बैठ गए। धीरे से अपने गाल को छुआ। थप्पड़ की जलन अब भी बाकी थी। तुम्हारी आंखों में धीरे धीरे ठंडी दृढ़ता उतर आई। तुमने मन ही मन कसम खाई, आज का यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि तांग सान, यू शियाओगांग और हर उस इंसान से 100 गुना बदला लूंगा जिसने मुझे नीचा दिखाया। अब तुम्हारे भीतर किसी भी तरह की हिचक नहीं बची थी। तुमने तुरंत क्रिम्सन ब्राइट 9 हेवेंस आर्ट की साधना शुरू कर दी। उसके शुरुआती 3 स्तर पहले से ही तुम्हारे मन में अंकित थे। तुमने आंखें बंद की और प्राचीन मुद्रा में साधना आरंभ की। हर एक क्रिया किसी रहस्यमय अनुष्ठान जैसी लग रही थी। तुम्हारी चेतना धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठने लगी। ऐसा लगा मानो वह डॉलुओ महाद्वीप को पार करके अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई हो।
वहां तुम्हारे सामने दो विशाल दिव्य तारे प्रकट हुए, एक सूर्य जो अनंत अग्नि से जल रहा था और दूसरा चंद्रमा जिसकी बर्फीली आभा पूरे शून्य को ढक रही थी। उन दोनों से निकलती दिव्य ऊर्जा साधारण विश्व की सीमाओं से कहीं ऊपर थी। उसी समय मुख्य महल में बैठी बीबी डोंग बेचैन हो उठी। उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींच रहा था। आखिर वह खुद तुम्हारे कक्ष तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा वह अचानक रुक गई। कमरे के भीतर से दो बिल्कुल अलग तरह की शक्तियां बाहर फैल रही थीं, एक अग्नि जैसी तपती हुई और दूसरी बर्फ जैसी ठंडी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों शक्तियां उसकी सोल पावर को भी दबाने लगी थीं। बीबी डोम की आंखों में पहली बार गहरा आश्चर्य उभर आया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर कमरे के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। सुनहरी और चांदी जैसी दिव्य रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। सूर्य और चंद्रमा की रहस्यमयी ऊर्जा एक दूसरे में मिलकर ऐसा दृश्य बना रही थी जिसे देखकर कोई भी स्तब्ध रह जाए। तपते हुए सूर्य की अग्नि और शीतल चंद्रमा की चांदनी तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाने लगी। धीरे धीरे दोनों शक्तियां तुम्हारी हथेलियों में सिमटने लगीं। तुम्हारे बाएं हाथ के ऊपर एक छोटा सा काल्पनिक मून स्टार प्रकट हुआ जिससे असहनीय ठंडी आभा निकल रही थी। वहीं दाएं हाथ के ऊपर एक चमकता हुआ सन स्टार दिखाई दिया जिसकी सुनहरी ज्वालाएं पूरे कमरे को रोशन कर रही थीं। दोनों तारों की शक्ति लगातार तुम्हारे शरीर में समा रही थी। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह शांत था, सांसें एक समान चल रही थीं और पूरा शरीर किसी प्राचीन ऋषि की तरह ध्यान में लीन था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों वर्षों से चली आ रही कोई दिव्य साधना फिर से जीवित हो उठी हो। क्रिम्सन ब्राइट नाइन हेवंस आर्ट का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। टेसोलेट एरा के महान साधकों की तुलना में तुम्हारी सूर्य और चंद्र शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। तुम्हारी हथेलियों में मौजूद दोनों तारे अभी पूरी तरह वास्तविक नहीं बने थे, बल्कि केवल उनकी प्रारंभिक छाया थे। फिर भी इस उम्र में इतनी उपलब्धि किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अगर कोई प्राचीन साधक यह दृश्य देख लेता तो वह भी आश्चर्य में पड़ जाता। दरवाजे के बाहर खड़ी बीबी डोम की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने अपने जीवन में असंख्य प्रतिभाशाली सोल मास्टर्स देखे थे, लेकिन ऐसी साधना कभी नहीं देखी थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर यह शक्ति है क्या? उसे अब महसूस होने लगा कि जिस बच्चे को उसने इतने वर्षों तक अपने पास रखा, उसके भीतर ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती। पहले गोल्डन वेपन्स, फिर एंजल मार्शियल सोल, और अब यह रहस्यमयी साधना। हर बार तुम उसकी कल्पना से कहीं आगे निकल जाते थे। उसके दिल में पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उसने तुम्हें कभी सच में समझा ही नहीं। उधर तुम पूरी तरह ध्यान में डूबे हुए थे। दोनों हथेलियों में मौजूद सूर्य और चंद्र शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी नसों में बहने लगी। हर हड्डी, हर मांसपेशी, हर कोशिका इस दिव्य ऊर्जा को लालच की तरह अपने भीतर समेट रही थी। कभी पूरा शरीर बर्फ की परत से ढक जाता तो अगले ही पल सूर्य की अग्नि उसे पिघला देती। ठंड और गर्मी का यह चक्र बार बार चलता रहा। सामान्य इंसान का शरीर तो पहली ही लहर में टूट जाता, लेकिन तुम बिना किसी दर्द के इस परिवर्तन को स्वीकार करते रहे। धीरे धीरे तुम्हारी पीठ पर भी बदलाव शुरू हुआ। बाईं ओर चांदी जैसी चमक फैलने लगी और एक प्राचीन वृक्ष का चिन्ह बनने लगा। दाईं ओर सुनहरी रोशनी फैलकर एक विशाल ड्रैगन की आकृति में बदलने लगी। यह कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि मून डिवाइन रून और सन डिवाइन रून की पहली छाप थी। बीबी डोम की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा, क्या यह बच्चा सचमुच किसी और दुनिया से आया है, या फिर किसी देवलोक का रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए है? जितना ज्यादा वह देखती गई उतना ही उसका मन उलझता गया। उसे अब साफ महसूस हो रहा था कि यह शक्ति सोल पावर से बिल्कुल अलग है और भविष्य में पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। काफी देर बाद साधना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। तुम्हारी पीठ पर बने दोनों दिव्य चिन्ह धीरे धीरे त्वचा के भीतर समा गए। हथेलियों पर तैरते सूर्य और चंद्र तारे भी प्रकाश की किरणों में बदलकर गायब हो गए। कुछ ही क्षणों में पूरा कक्ष फिर से शांत हो गया, मानो अभी अभी जो हुआ था वह केवल एक सपना हो। तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हरी नीली पुतलियों में सुनहरी और रजत चमक एक पल के लिए दिखाई दी और फिर सामान्य हो गई। तुमने अपनी मुट्ठी हल्के से भींची। शरीर के भीतर दौड़ती नई शक्ति को महसूस करते ही तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। केवल एक रात की साधना के बाद तुम्हारी शारीरिक शक्ति पहले से 2 या 3 गुना बढ़ चुकी थी। तुम्हारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत थीं, मांसपेशियां और भी सघन हो चुकी थीं और प्रतिक्रिया की गति भी कई गुना तेज हो गई थी। अगर अभी दोबारा तांग सान तुम्हारे सामने आ जाता
तो मुकाबला पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता। हालांकि तुम्हारी सोल पावर में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। इससे तुम्हें समझ आ गया कि यह साधना सीधे सोल पावर नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर को देवताओं के स्तर तक पहुंचाने की नींव तैयार करती है। जैसे जैसे शरीर शक्तिशाली होगा, भविष्य में उसकी असली ताकत भी सामने आएगी। यह सोचकर तुम्हारे मन में साधना जारी रखने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसी समय तुम्हें कमरे के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तुमने बिना घबराए शांत स्वर में कहा, इतनी रात को आप यहाँ किस लिए आई हैं? तुम्हारे शब्दों में पहले जैसा अपनापन नहीं था। अब उनमें केवल सम्मान बचा था, स्नेह नहीं। यह सुनते ही बीबी डोंग का दिल फिर से कसकर सिकुड़ गया। उसने तुम्हारी आंखों में देखा, लेकिन वहां अब वह मासूम बच्चा नहीं था जो हर समय उसके पीछे पीछे घूमता था। उसकी जगह एक शांत, ठंडा और दृढ़ युवक खड़ा था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आखिर उसने केवल इतना कहा, कुछ नहीं, बस देखने आई थी कि तुम सो गए या नहीं। जल्दी आराम कर लेना, सुबह तुम्हें ऑफरिंग हॉल छोड़ने जाना है। इतना कहकर वह मुड़ गई। उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी थे। हर कदम के साथ उसे वही थप्पड़ याद आ रहा था जिसने उसके और तुम्हारे रिश्ते को बदल दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें माफी भी नहीं भर सकती। दूसरी ओर तुमने उसकी जाती हुई पीठ को शांत नजरों से देखा। तुम्हारे दिल में अब कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन पहले जैसा विश्वास भी नहीं बचा था। उस रात तुमने मन ही मन एक नया संकल्प लिया। अब तुम्हारा लक्ष्य केवल शक्तिशाली बनना था, इतना शक्तिशाली कि भविष्य में कोई भी तुम्हारे भाग्य का फैसला न कर सके। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पूरे पोप पैलेस में फैल गईं। मौसम बेहद सुहावना था, लेकिन महल के भीतर का वातावरण बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। बीबी डोंग फिर से अपने पोप वाले शाही वस्त्र पहन चुकी थी। सिर पर भव्य मुकुट, हाथ में पोप स्टाफ और चेहरे पर वही रानी जैसी गरिमा। लेकिन आज उसकी आंखों की ठंडक देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह सुबह पहुंचे सभी एल्डर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पोप इतनी नाराज क्यों है। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक छोटे से थप्पड़ ने भविष्य की पूरी कहानी की दिशा बदल दी है। और इसी के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। आखिर कहते हैं, ज्यादा जिज्ञासा बिल्ली की जान ले लेती है। जैसे ही तुम बाहर आए, बीबी डोंग की भौहों में हल्की सी हलचल हुई। उसने धीरे से कहा, शाओ मान, चलो चलते हैं। पिछली रात उसने बहुत सोच विचार किया था। उसे लगा कि शायद वह ही जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। उसके हिसाब से तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा था और उसी वजह से तुम्हारे मन में नाराजगी थी। उसे लगा कि यह बस एक बच्चे की जिद है। अगर वह तुम्हें थोड़ा प्यार और अपनापन दिखाएगी तो कुछ दिनों बाद तुम पहले की तरह फिर उसी पर निर्भर हो जाओगे। लेकिन तुमने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके लिए तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल उसी बच्चे जैसा था जो रूठकर बैठा हो। इससे उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे विश्वास हो गया कि बस थोड़ा समय देना होगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। खुद को इसी तरह समझाते हुए उसने अपने मन की सारी चिंता छोड़ दी। तुम्हारा चियान दाओलियू को गुरु बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसे यह भी याद था कि उसके थप्पड़ ने तुम्हारे नन्हे दिल को कितना आहत किया होगा। इसलिए उसने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने सोचा कि अब सब स्पष्ट हो चुका है। चूंकि तुम यू शियाओ गांग को अपना गुरु नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए वह भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती थी। भले ही वह चियान दाओलियू और पूरे एंजेल वंश से नफरत करती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि पूरे महाद्वीप में 6 पंखों वाली सेराफ एंजेल आत्मा को उससे बेहतर कोई नहीं समझता। अगर कोई तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकता था तो वह वही था। यह सोचकर कि चियान दाओलियू का अपना शिष्य भविष्य में उसी के एंजेल वंश का विनाश करेगा, बीबी डोंग के मन में अजीब सी संतुष्टि जाग उठी। जब वे पूजागृह पहुंचे तब चियान दाओलियू पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। राक्षस देवता की विरासत पाने वाली बीबी डोंग एंजेल शक्ति से भरे उस स्थान में कदम रखना भी पसंद नहीं करती थी। वहां फैली पवित्र प्रकाश की आभा उसे बेहद असहज कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए तुम्हारी ओर देखा और नरम आवाज में कहा, अंदर जाओ, मैं यहीं तक छोड़ने आई हूं। लेकिन तुमने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे मंदिर के भीतर चले गए। उसे वहीं अकेला छोड़ दिया। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए जम गई, लेकिन उसने फिर खुद को समझाया, कोई बात नहीं, बच्चा अभी रूठा हुआ है, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। मंदिर के भीतर चियान दाओलियू एक विशाल देवदार वृक्ष की तरह स्थिर खड़ा था। उसकी उपस्थिति ही ऐसी थी कि बिना कुछ किए भी लोगों पर भारी दबाव महसूस होता था। तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर वह धीरे धीरे मुड़ा।
उसकी सुनहरी आंखों में स्नेह और दया साफ झलक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आ गए तुम। उसके सामने 3 मीटर की दूरी पर रुके, झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, तुम्हारे इस व्यवहार से चियान दाओलियू बेहद प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन तुम्हारी प्रशंसा की और तुम्हें अपने सामने खड़ी विशाल एंजेल देवता की प्रतिमा की ओर जाने का संकेत दिया। फिर गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारे पास 6 पंखों वाली सिराफ एंजेल आत्मा है। यह स्वयं एंजेल देवता का आशीर्वाद है। जिस किसी के पास यह शक्ति हो, उसे पूरे मन से एंजेल देवता की पूजा करनी चाहिए। अब घुटनों के बल बैठ जाओ। तुमने सामने पवित्र तलवार धारण किए और दिव्य अग्नि से घिरी एंजेल देवता की प्रतिमा को देखा। बिना एक पल की हिचकिचाहट के तुम श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल बैठ गए। तुम्हारे मासूम चेहरे पर सच्ची भक्ति झलक रही थी। उसी क्षण तुम्हारे भीतर शांत पड़ी 6 पंखों वाली एंजेल आत्मा अचानक स्वयं जाग उठी और मानो प्रतिमा के साथ किसी अदृश्य संबंध में जुड़ गई। ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच एक दिव्य पुल बन गया हो। उसी शक्ति के प्रभाव से वर्षों से शांत खड़ी प्रतिमा हल्की सुनहरी रोशनी बिखेरने लगी। वह प्रकाश पल पल तेज होता गया और अंत में एक चमकते हुए सूर्य में बदल गया, जिसने पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। यह दृश्य देखकर चियान दाओलियू का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य भर गया। उसने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी? एंजेल देवता की परीक्षा शुरू हो गई। समुद्र देवता की परीक्षाओं की तरह एंजेल देवता की भी कई स्तरों वाली परीक्षाएं होती थीं। उन्हें पूरा करने पर देवता का आशीर्वाद मिलता था। इन परीक्षाओं के स्तर पीला, बैंगनी, काला, लाल और सबसे ऊंचा एंजेल 9 परीक्षा था। लेकिन ऐसी परीक्षा आसानी से शुरू नहीं होती थी। सामान्यतः प्रतिमा के सामने कई दिनों, महीनों या कभी कभी 1 वर्ष तक प्रार्थना करनी पड़ती थी। तुम्हारी तरह घुटने टेकते ही परीक्षा शुरू हो जाना उसने जीवन में पहली बार देखा था। प्रतिमा से निकलती लाल सुनहरी दिव्य आभा को देखकर उसका मन और भी विचलित हो गया। उसने सोचा, क्या इस बच्चे को सीधे एंजेल 9 परीक्षा मिली है? तुम भी सामने का दृश्य देखकर चौंक गए। तुम्हें समझ ही नहीं आया कि सिर्फ घुटने टेकने भर से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। प्रतिमा से निकलती दिव्य रोशनी चारों ओर फैल गई। उसमें प्रकाश का सर्वोच्च नियम बह रहा था, जो अंधकार को मिटाकर हर बुराई को शुद्ध कर रहा था। तभी उस तेज प्रकाश से एक सुनहरी किरण निकली और धीरे धीरे तुम्हारे माथे पर आकर समा गई। उसी क्षण तुम्हारी 6 पंखों वाली एंजेल आत्मा अपने आप सक्रिय हो गई। तुम्हारी पीठ पर सफेद फरिश्ते जैसे विशाल पंख फैल गए, जिन पर हल्की सुनहरी चमक थी। कुछ ही क्षणों में उन पंखों का रंग जड़ों से बदलना शुरू हुआ और वे पूरी तरह शुद्ध सोने जैसे सुनहरे हो गए। हर एक पंख दिव्य आभा से दमक रहा था, मानो स्वयं स्वर्ग की शक्ति उनमें समा गई हो। उसी समय तुम्हारे पैरों के नीचे एक सुनहरा आत्मावृत्त प्रकट हुआ, जिस पर एंजेल के पवित्र चिन्ह बने हुए थे। उसके भीतर प्रकाश की शक्ति घूम रही थी और बीच में तलवार की धुंधली आकृति चमक रही थी। जैसे जैसे वह सुनहरी किरण तुम्हारे भीतर पूरी तरह समाती गई, तुम्हारे माथे पर शुद्ध स्वर्ण रंग का एंजेल देवता का पवित्र चिन्ह उभर आया। उससे लगातार प्रकाश की दिव्य शक्ति निकल रही थी। चियान दाओलियू अब भी स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों में आश्चर्य कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह वास्तव में एंजेल 9 परीक्षा थी या उससे भी कहीं अधिक असाधारण कुछ। काफी देर बाद प्रतिमा फिर से शांत हो गई। उसके चारों ओर फैली दिव्य रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तुम्हारी 6 पंखों वाली एंजेल आत्मा भी वापस शरीर के भीतर समा गई और तुम फिर से सामान्य रूप में लौट आए। मूल रूप से तुम्हारे माथे पर उभरा एंजेल देवता का दिव्य चिन्ह भी धीरे धीरे गायब हो गया। तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम्हारी नीली आंखों में एक पल के लिए चमकदार सुनहरी रोशनी कौंधी और फिर तुरंत गायब हो गई। तुम्हारे चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तुमने मन ही मन सोचा, यह आखिर था क्या? दूसरी ओर चियान दाओलियू जैसा शांत और स्थिर व्यक्ति भी अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह बेसब्री से जानना चाहता था कि उसके नए शिष्य को वास्तव में एंजेल 9 परीक्षा मिली है या नहीं। उसने तुरंत पूछा, शाओ मान, कैसा महसूस हो रहा है? तुमने जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम्हारे मन में एक अनजानी सी भावना उठ रही थी। तुमने सिर उठाकर एंजेल देवता की प्रतिमा की ओर देखा और थोड़ी निराशा के साथ कहा, इतना बड़ा चमत्कार हुआ। मुझे लगा था कि मुझे एंजेल 9 परीक्षा मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ पहली एंजेल परीक्षा मिली है। फिर तुमने आगे बताया, इस परीक्षा का नाम एंजेल प्रथम परीक्षा है। इसका उद्देश्य मुझे एंजेल देवता के उत्तराधिकारी का संरक्षक बनाना है। मेरा काम भविष्य के उत्तराधिकारी की रक्षा करना और उसे सफलतापूर्वक एंजेल 9 परीक्षाएं पूरी करवाने में सहायता करना होगा। इसके बदले मुझे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा।
अब मुझे अपनी 6 पंखों वाली एंजेल आत्मा के आत्मावृत्तों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हर बार जब मेरी शक्ति अगले स्तर पर पहुंचेगी, एंजेल देवता की पवित्र दिव्य शक्ति स्वयं मेरे लिए सबसे उपयुक्त दिव्य आत्मावृत्त प्रदान करेगी। और जब एंजेल देवता का उत्तराधिकारी देवता बन जाएगा, तब मैं भी उसके साथ देवलोक में प्रवेश कर सकूंगा। लगता है कि एंजेल देवता ने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव बहुत पहले ही कर लिया है। तुम्हारी पूरी बात सुनकर चियान दाओलियू भी स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा दिव्य चमत्कार एंजेल 9 परीक्षा नहीं, बल्कि केवल संरक्षक परीक्षा की शुरुआत होगी। उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि इस परीक्षा का पुरस्कार इतना असाधारण था। उसने अपने मन को शांत किया और गंभीर स्वर में पूछा, शाओ मान, क्या तुम सचमुच एंजेल देवता के उत्तराधिकारी के संरक्षक बनना चाहते हो? क्या तुम उसके देवता बनने के मार्ग की रक्षा करोगे? उसी क्षण मानो तुम्हारे सामने एक अदृश्य कार्य प्रकट हो गया। कार्य एंजेल संरक्षक। उद्देश्य एंजेल देवता के उत्तराधिकारी की रक्षा करना और उसे सफलतापूर्वक एंजेल 9 परीक्षाएं पूरी करवाना ताकि वह देवता बनकर देवलोक पहुंच सके। पुरस्कार 100 वर्ष का विशेष लॉटरी अवसर और प्रकाश नियम का मूल स्रोत। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। तुम्हारे मासूम चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। सच तो यह था कि चाहे यह दिव्य परीक्षा और सिस्टम का कार्य मिलता या नहीं, तुम फिर भी पूरी ताकत से चियान रेनश्वे की सहायता करते ताकि वह भविष्य में देवता बन सके। और उसके बाद तुम्हारा अगला लक्ष्य तांग सान से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था। तुम्हारा उत्तर सुनकर चियान दाओलियू बेहद प्रसन्न हुआ। भले ही वह पूरी तरह निश्चित नहीं था कि एंजेल देवता का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन उसके मन में सबसे योग्य उम्मीदवार उसकी अपनी पोती चियान रेनश्वे ही थी। यही सोचकर उसने निर्णय लिया कि कुछ समय बाद वह चियान रेनश्वे को वापस बुलाएगा ताकि वह तुमसे मिल सके और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान सको। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वह चाहता था कि भविष्य में तुम्हारा और चियान रेनश्वे का रिश्ता और भी गहरा हो जाए। पहले उसे शक था कि शायद तुम बीबी डोंग और चियान शुंजी के पुत्र हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों के संपर्क में उसे तुम्हारे भीतर उनके रक्त का कोई संकेत नहीं मिला। उसने विशेष तरीकों से तुम्हारी जांच भी करवाई और पूरी तरह निश्चित हो गया कि तुम्हारा चियान परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं है। तुम्हारी नसों में चियान परिवार का एक भी अंश मौजूद नहीं था। लेकिन अब इन बातों का कोई महत्व नहीं रह गया था। चियान दाओलियू के लिए एंजेल देवता सबसे ऊपर थे। चूंकि स्वयं एंजेल देवता ने तुम्हें अपने उत्तराधिकारी का संरक्षक चुना था, इसलिए उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि भविष्य में वह पूजागृह के सभी संसाधनों का उपयोग करके तुम्हें सर्वोच्च स्तर तक प्रशिक्षित करेगा। इसके बाद उसने बेहद गंभीर स्वर में तुम्हें चेतावनी दी, एक बात हमेशा याद रखना। बीबी डोंग को कभी यह मत बताना कि तुमने एंजेल देवता की परीक्षा स्वीकार की है। और यह तो बिल्कुल भी मत बताना कि तुम भविष्य के एंजेल देवता के उत्तराधिकारी के संरक्षक हो। मैं उस औरत को अच्छी तरह जानता हूं। अगर उसे इस बात का जरा भी पता चल गया तो वह बिना एक पल की देरी किए तुम्हें मार डालने की कोशिश करेगी।